कल हमने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के बारे में डिस्कस किया था। मैं एक बार संक्षेप में उसे वापस दोहरा देता हूँ ताकि आपको आगे समझने में आसानी रहे। किसी भी विषय का अध्ययन क्षेत्र जो होता है उसके समस्त तथ्यों को सम्मिलित करके पूर्ण किया जाता है। जैसा कि हमने कल देखा था कि मानव भूगोल जो है वो एक विकसित होता हुआ विषय है जिसमें निरंतर नवीन तत्वों का समावेश होता रहा है। अतः निरंतर जो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है उसमें निरंतर विस्तार हो रहा है। तो मानव भूगोल पूर्ण रूप से निम्नलिखित 3 प्रकार के तथ्यों को अध्ययन करता है। तथ्यों का नंबर 1 मानव, मानव वर्ग एवं समाज तथा मानव की क्षमता एवं कार्य। दूसरा मानव की क्षमता एवं कार्यों का प्राकृतिक वातावरण से समायोजन। और तीसरा पक्ष जो इसका है वो है सांस्कृतिक वातावरण, जो कि इन दोनों के अंतर संबंध के कारण उत्पन्न होता है। प्राकृतिक वातावरण तथा मानव के आपसी जो क्रियात्मक संबंध होते हैं उससे सांस्कृतिक वातावरण उत्पन्न होता है। यह सांस्कृतिक वातावरण मानव के लिए कई कठिनाइयाँ उत्पन्न करता है। इन भावी कठिनाइयों के निराकरण के लिए मानव की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संसाधन का उपयोग और संसाधन का नियोजन का अध्ययन करना आवश्यक है, या इसके अंतर्गत वो अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन टेम्पोरल होता है, कालिक अनुक्रम और क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है, जिसे हम सांस्कृतिक वातावरण के क्षेत्रीय संगठन भी कहते हैं। जो एरियल ऑर्गेनाइजेशंस बन जाती है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बन जाती है, वो हम अलग अलग सांस्कृतिक वातावरण के रूप में हमें देखने को मिलती है। तो यह समस्त अध्ययन मानव की उन्नति और उनकी समस्याओं के समाधानों के उद्देश्य से होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भी मानव भूगोल का अध्ययन है या अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है उसका मूल उद्देश्य समस्त मानव अध्ययन और उनकी उन्नति, मानव का समस्त अध्ययन, उसकी क्रियाकलापों का अध्ययन और उसकी जो समस्या है उसका समाधान मूल रूप से मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो संसाधन के नियोजन जो तथ्य होते हैं उनको भी कालिक अनुक्रम और भूदृश्यों के क्षेत्रीय वितरण के रूप में अध्ययन करना इसका मूल उद्देश्य है, या इसका अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये एक डायग्राम आपको दिखाया गया है जिसमें स्कोप बताया गया है, अध्ययन क्षेत्र बताया गया है। एक तरफ फिजिकल एनवायरनमेंट दर्शाया गया है, दूसरी तरफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। इन दोनों के आपसी संबंधों के कारण इंटरेक्शन जो होते हैं तो वो अलग अलग प्रकार के सांस्कृतिक परिदृश्य उत्पन्न होते हैं। तो फिजिकल एनवायरनमेंट में जैसा कि वाटर, एयर, क्लाइमेट, फ्लोरा, फौना, सॉइल, सनलाइट, लैंडफॉर्म्स और नेचुरल फीचर्स आते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान। इसी प्रकार से एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, सेटलमेंट्स, पॉलिटिकल और सोशियो कल्चर और इंडस्ट्रियल जो गतिविधियां होती है मानव के द्वारा, वो ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंतर्गत आती है। ये 7 अध्ययन के जो क्षेत्र के तथ्य हैं वो एच.डी. कौशिक हमारे भूगोलवेत्ता हैं, इनकी एक बुक भी है, उसके अंतर्गत ये डायग्राम दिया गया है। तो उसमें ये स्पष्ट किया गया है कि ये 7 तथ्य हैं जो भौगोलिक अध्ययन क्षेत्र जो कि मानव भूगोल का है उसके अंतर्गत आते हैं। इनके विस्तार में हम देखेंगे। इनके विस्तार की यदि हम बात करते हैं तो एक एक तथ्य को हम लेंगे, और इस प्रकार मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में निम्नलिखित 7 तथ्य आते हैं। ये आपके स्क्रीन के ऊपर 1 2 3 4 5 6 ऐसे आप कंटिन्यू होंगे। हम एक एक करके इनको आज समझेंगे जैसा कि हमने डिस्कस किया था। तो सबसे पहला आता है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जो मानव है, जो जनसंख्या है, जो जनसमूह है, वो प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव उसके क्रियाकलापों पर पड़ता है, और मनुष्य के जो आर्थिक व्यवसाय हैं, सामाजिक संगठन हैं, उसकी संस्कृति है, उसके ऊपर प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो मानव समुदाय भी प्राकृतिक वातावरण के संसाधनों का उपयोग करके और उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाएं निश्चित करता है। अतः पृथ्वी पर जो कुछ भी मानव संबंधी क्रियाकलाप हम देखते हैं उनका जो प्रादेशिक अध्ययन होता है वो भूगोल, मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। स्वयं मनुष्य की जो जनसंख्या है और उसकी जो प्रजातियां हैं उसका अध्ययन भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। कि यहाँ पर एक बात ध्यान रहे
कि भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में अकेले मानव का नहीं वरन मानव समाज और उसके संगठित जो वर्ग हैं उनका भी विचार होता है। और इस अध्ययन में मुख्य रूप से हम जनसंख्या, उसके वितरण का अध्ययन करते हैं उपलब्ध संसाधनों के संदर्भ में। जनसंख्या की विशेषताओं में मेल फीमेल का जो रेशो होता है उसके बारे में, उसके अलावा चाइल्ड्स, वयस्क व्यक्ति, वृद्ध, इनका क्या रेशो है, और वयस्कों का जो कार्यकारी जनसंख्या है कि जो युवाओं के अंतर्गत कार्यकारी जनसंख्या है उसका क्या प्रतिशत है, और विशेषकर किसी खास व्यवसाय से जुड़े हुए पेशों के जो लोग होते हैं, व्यवसाय के जो लोग होते हैं, उनका किन खास व्यवसायों से जुड़ाव है, इस बात का भी हम जनसंख्या के अंतर्गत करते हैं। तो जनसंख्या और उसकी विशेषताएं मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र का पहला बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। इसके बाद दूसरा हम लेते हैं वातावरणीय समायोजन कि एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट क्या होता है। तो एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट का मतलब है कि अध्ययन में उन सभी विभिन्नताओं को सम्मिलित करते हैं जो अर्थ पे अलग अलग जगह पाई जाती है विभिन्न प्रदेशों में। उसमें जनसंख्या की जो शारीरिक आकृतियाँ होती है, उनकी जो पहनावा है, वेशभूषा है, उसके अलावा भोजन के कौन से पदार्थ वो काम में लेते हैं, उसके अलावा मकान बनाने की उनकी सामग्री क्या है, उनकी मकानों की शैली क्या है, और आर्थिक व्यवसायों के अंतर्गत उनके जीवन के तरीके, आदर्श, ये सब चीज़ें जो हैं उसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं जो कि वातावरण के साथ मानव के समायोजन के द्वारा पृथ्वी पर अलग अलग जगह उत्पन्न हुई। तो पृथ्वी के विभिन्न भागों के जो लोग होते हैं वो अलग अलग प्रकार के हमने देखा कि भोजन करते हैं। हम देखेंगे जैसे जैसे आगे इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। और विभिन्न प्रकार के अलग अलग टाइप्स के उनके मकान होते हैं, किसी की ढालू छत है तो किसी की प्लेन है। तो ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के मकानों के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में, इसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के जो उनके जीविकोपार्जन के साधन होते हैं, अलग अलग उद्योग वहाँ पे स्थापित होते हैं। इसके अलावा यदि हम और देखें तो एडजस्टमेंट में हमको एक और चीज़ देखने को मिलती है जो वातावरण के समायोजन से संबंधित है कि भाषा, शिक्षा, धार्मिक विश्वास और शासन प्रणाली में भी बहुत बड़े बड़े अंतर हमको देखने को मिलेंगे। कि जैसे उदाहरण के लिए हम ये लें कि यूरोप के जो लोग होते हैं वो फुर्तीले होते हैं और आविष्कारक होते हैं, जबकि न्यू गिनी और पापुआ द्वीप के जो लोग होते हैं वो सुस्त होते हैं और अपने जो पूर्वज हैं उनसे जैसा जीवन मिला वैसा ही जीवन अपने आगे व्यतीत करते हैं। तो इनमें कुछ भेद तो जैविक होते हैं कि बायोलॉजिकल कुछ डिफरेंसेस तो होते हैं, लेकिन उसके अलावा जन्म से ही प्राप्त जो उनके गुण होते हैं उसके अतिरिक्त उनके अंदर कुछ भेद जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट के कारण आते हैं। वो नेचुरल एनवायरनमेंट में जो अंतर होता है उसके कारण वो उनके अंतर्गत अंतर उत्पन्न होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि खान यदि खोदने का पेशा है, कि माइनिंग यदि होगा तो वहाँ कोई खनिज पदार्थ उपलब्ध होगा, जब ही वहाँ पे माइनिंग होना संभव है। तो एक स्पेशल प्रकार का एनवायरनमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण का जो तत्व वहाँ पे उपलब्ध है, तब वो उससे जाके संबंधित वहाँ पे फिनोमेना डेवलप हो रहा है। इसी प्रकार से जलवायु जो है वो उपज को प्रभावित करती है, इसलिए हम देखते हैं कि सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र उद्योग है। इसी प्रकार से और जो उद्योग है वो वहाँ पर उस प्रकार की यदि जलवायु है तो ही वो वहाँ पे उद्योग पनप पाएंगे। तो ये जो सांस्कृतिक भिन्नताएं होती हैं कि अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों में अलग अलग कल्चर डेवलप हो जाते हैं, अलग अलग उद्योग डेवलप हो जाते हैं। तो ये इन सब का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत हम इस बिंदु के अंतर्गत करेंगे कि मानव का समायोजन किस प्रकार से प्राकृतिक ढंग से। और हम उदाहरण लें तो कहीं पर बहुत पुराने औजारों का, मशीनों का उपयोग किया जाता है और कहीं पर देखते हैं कि बहुत नवीन तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो ये कल्चरल डिफरेंस, जैसे कि हमने देखा था कि मानव की कुशलता में यदि अंतर होगा और संसाधनों के उपयोग समुचित और नियोजित होगा तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे अच्छे और मानव के हित के सांस्कृतिक पर्यावरण उत्पन्न होंगे जो मानवीय समस्याओं को पैदा करने के बजाय, उनके लिए हार्मफुल होने के बजाय उनके लिए फ्रूटफुल सिद्ध होंगे। तो इस प्रकार से भूगोलवेत्ता को केवल इतना ही मालूम नहीं करना होता कि अलग अलग तल पे मानवीय दशाएं किस प्रकार से वितरित है, केवल ये उद्देश्य नहीं है, बल्कि यह जानना भी आवश्यक है कि उनका वितरण उस विशेष ढंग से क्यों है। उपरोक्त
विभिन्नताएं जो है वो या तो प्राकृतिक पर्यावरण के कारण होती है या मानवीय क्रियाओं के कारण। तो ये सारी चीज़ें भी जानकार। तो कुल मिला के अलग अलग जगह जो अलग अलग प्रकार के सांस्कृतिक वातावरण मानव के वातावरण से इंटरेक्शन करके उसके समायोजन के तहत, एडजस्टमेंट के तहत जो बनते हैं वो निर्धारित होते हैं। और वो क्यों बनते हैं, क्यों निर्धारित होते हैं, स्पेशल वहाँ पे अलग प्रकार का क्यों सांस्कृतिक वातावरण उत्पन्न होता है, इन चीज़ों का अध्ययन करना भी मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से इन दो बिंदुओं को आज हमने विस्तार से देखा कि किस प्रकार से मानव के भूगोल के जो अध्ययन क्षेत्र है उसके अंतर्गत स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जब तक हम जनसंख्या की विशेषताओं का अध्ययन नहीं करेंगे जब तक मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र का जो उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं होता। क्योंकि मानव एक ऐसा कार्यकारी तत्व है पर्यावरण का जो अपने आप में केंद्रीय स्थिति लिए हुए है। वो अलग अलग प्रकार के सांस्कृतिक वातावरण अपनी स्किल्ड से, अपनी कुशलता से और अपनी सूझबूझ से और वातावरण के साथ किस हद तक वो समायोजन या एडजस्टमेंट कर पाता है उस अकॉर्डिंग वो पैदा कर। इसलिए जनसंख्या की जो समझने के लिए उसकी जनसंख्या की स्ट्रक्चर जब तक हम नहीं समझेंगे उस समय तक भूगोल के मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र का इस तत्व का हम अच्छे से अध्ययन नहीं कर सकते और मानव भूगोल को समझने में हमें कठिनाई आएगी। और दूसरा जो तथ्य हमने लिया एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट का, कि किस प्रकार से मानव समायोजन करता है, तो हम अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के भूदृश्य देखते हैं, वो वहाँ की कुशलता और प्राकृतिक वातावरण को किस हद तक वो एडजस्ट कर पाया है उसके परिणाम है। तो इस प्रकार से हमने आज अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत इन दो बातों को देखा। इसके पश्चात हम 5 ऐसे और तथ्य हैं जो मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।